हेलो बच्चों। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। कितना ही दूर क्यों न जाना हो, कितना ही ऊंचा क्यों न जाना हो, रास्ते मेरे दोस्तों पैरों के नीचे हैं। चलते चले जाइए, आप मंजिल पे एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कीवर्ड आपको जो नोटिस करना है वो ये है कि रुकना नहीं है, चलते चले जाना है ना, मेहनत करते चले जाना है आपको। यार मैथमेटिक्स भी बिल्कुल वैसे ही है, आपको रुकना नहीं है, आप बस करते चले जाइए, मैथ्स को सीखते चले जाइए। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हमने तो काफ़ी कुछ सीख लिया। बस रुकना बिल्कुल नहीं है, मंजिल आपको मिल जाएगी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। आज हमारा प्रोबेबिलिटी पे सेकंड सेशन है। यार हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर सीख ली हैं और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में यार हमने 3 बेहतरीन टर्म्स की नॉलेज ग्रहण की थी, है ना। इक्वली लाइकली इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स में पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं कि म्यूचुअली सबसे पहले इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में रिपीट कर दूं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो इक्वी प्रोबेबल हों। इक्वी प्रोबेबल बोले तो जिनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज बराबर हों, या फिर यूं बोले नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज बराबर हों। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो साथ ना हो सके, है ना, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका यूनियन ले लें तो सैंपल स्पेस बन जाए। ठीक है, तो यार आज हम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की शुरुआत करते हैं। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि यार दो इवेंट्स को ऐड कर दें, दो इवेंट्स को माइनस कर दें तो प्रोबेबिलिटी पे जो है ना क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में मेनली यार हम 3 बातें डिस्कस करेंगे, है ना, मेनली 3 बातें डिस्कस करेंगे। एक तो होगा कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसमें यूनियन, है ना, यूनियन या फिर एडिशन। ठीक है ना, यूनियन ऑफ इवेंट्स को हम, है ना, एडिशन ऑफ इवेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। क्या क्या डिस्कस करेंगे? थर्ड हम डिस्कस करेंगे इसमें इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। और यार यूनियन और इंटरसेक्शन को समझने के लिए ना वेन डायग्राम बड़ी मस्त चीज होती है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स बेसिकली अलजेब्रा ऑफ सेट्स की तरह होता है। आपको मैंने बता दिया था कि सैंपल स्पेस एक सेट होता है। ठीक है ना, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि सैंपल स्पेस जो होता है ना, सैंपल स्पेस एक सेट है ना, सैंपल स्पेस इज अ सेट, सैंपल स्पेस इज अ सेट, सैंपल स्पेस एक सेट होता है। ठीक है, इनफैक्ट मैं कहूं कि कोई भी इवेंट होना यार, हर इवेंट एक सेट की तरह होता है। ठीक है ना, जैसे मैं कहूं कि एक डाइस को रोल कर दिया, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से बनने वाला सेट हो गया। ठीक है, और मैं कहूं अकरेंस ऑफ इवन नंबर मेरा एक इवेंट है, तो अकरेंस ऑफ इवन नंबर मेरा इवेंट है, तो 2, 4, 6 से बनने वाला सेट मेरा इवेंट हो गया। तो इवेंट भी जो है ना वो एक सेट होता है। ठीक है ना, ऑल इवेंट्स आर एक्चुअली सेट्स, ऑल इवेंट्स आर एक्चुअली सेट्स। यार सारे इवेंट्स जो है ना, आप यूं समझ सकते हो कि सारे इवेंट सेट्स हैं। ठीक है ना, सेट्स के साथ सेटिंग तो तुम्हारी हो चुकी होगी दोस्तों, है ना, सेट्स के साथ सेटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी थोड़े दिन पहले? आई होप आपको सेट्स याद होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जो इवेंट्स है ना वो सेट्स ही तो होते हैं यार, और सेट्स का अलजेब्रा आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताया था ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारी चीज मैंने बताई थी सेट्स में आपको। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का मतलब है हम
सेट्स का अलजेब्रा सीख रहे हैं, है ना, सेट्स का अलजेब्रा एक बार वापस दोहरा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। और यार वो आपको मालूम है, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये 3 बातों का हम डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट से, ठीक है। हम एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यार वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम सीखते हैं कि इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, बात ध्यान से समझना, बात एकदम ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं आपको कि यार एक एक्सपेरिमेंट देखिए, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? अ डाइस इज रोल्ड वंस। अपन ने सारी प्रोबेबिलिटी से एक एक्सपेरिमेंट से सीख ली है, बड़ा मस्त एक्सपेरिमेंट है ना। अ डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है ना, अ डाइस इज रोल्ड वंस। और एक इवेंट ई मैंने डिफाइन कर दिया, ध्यान से सुनो, एक इवेंट ई मैंने डिफाइन कर दिया, occurrence of an odd prime number, ध्यान से सुनना, occurrence of an odd prime number, ठीक है। ये मैंने इवेंट ए डिफाइन कर दिया। तो यार आप मुझे बताएं कि सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस क्या होगा भाई? सैंपल स्पेस हो जाएगा, ये वाला सेट हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना। आपको मैं बता दूं कि सैंपल स्पेस से बड़ा इवेंट नहीं हो सकता। उस एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग इवेंट्स की बात करें तो सैंपल स्पेस से बड़ा कोई इवेंट नहीं हो सकता रिलेटेड टू दैट एक्सपेरिमेंट, ओके। सो इवेंट क्या है? अकरेंस ऑफ एन ओड प्राइम नंबर। तो इवेंट ई में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे भाई? इवेंट ई में होंगे ओड प्राइम नंबर, तो कौन होते हैं? 3 और 5। आपको बता दूं कि दुनिया का इकलौता प्राइम नंबर जो इवन है वो है 2, है ना। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, मतलब जो प्राइम नंबर तो है ही और इवन नंबर भी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ना, इस पूरी सिचुएशन में इवेंट ई आपको समझ में आ गया ना। इवेंट ई क्या है? अकरेंस ऑफ एन ओड प्राइम नंबर। अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई निकालना चाहें, ये बात समझनी है अपने को, अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई समझना चाहें क्या होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, तो यार इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट होता है कि इवेंट ई को छोड़ दीजिए, बची हुई चीजें ले लीजिए। मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई हो गया हमारा, इवेंट ई क्या है? 3 और 5 का होना। टोटल पॉसिबिलिटीज ये हैं 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आउटकम आ सकता है। इवेंट ई है आउटकम 3 और 5 का आना। तो 3 और 5 हटा दीजिए, बचा क्या? 1 2 4 और 6। ये जो बचा हुआ है ये इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। 1 2 4 और 6। आपको बता दूं कि इवेंट ई का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको यू डिनोट करते हैं अपन, नोट ई, ऐसा लिख दो। इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? नोट ई, ठीक है। नोट ई को यार ऐसे भी लिख देते हैं, यू करके निशान लगा देते हैं और यू लिख दिया, ये भी नोट ई हो गया। कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, ई के ऊपर डैश लगा देते हैं, कुछ लोग ई के ऊपर सी लगा देते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट, कुछ लोग ई के ऊपर बार लगा देते हैं। ये सारे सिंबल्स जो है ना यार, एक ही माया के कई नाम हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के अलग अलग सिंबल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वाला सिंबल हो, चाहे ये वाला सिंबल हो, चाहे ये वाला सिंबल हो, चाहे यूं लिखा हो, चाहे यूं लिखा हो, है ना। ये सारे जो हैं ई कॉम्प्लीमेंट को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो ई कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? ई कॉम्प्लीमेंट हो गया है ये, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि वेन डायग्राम में इस बात को समझना चाहो, अगर इस बात को आप वेन डायग्राम में समझना चाहो तो यार इवेंट्स को वेन डायग्राम में भी समझ सकते हैं हम लोग, है ना। ये जो सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस, ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है, क्योंकि जो सारी बातें हो रही होती हैं, जो सारे इवेंट्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं,
वो यार ये सैंपल स्पेस का ही पार्ट होते हैं। तो सैंपल स्पेस जो है वो यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। तो यहां लिख दिया मैंने सैंपल स्पेस। क्या लिख दिया? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दिए। आप देखें सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5 6, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इवेंट ई क्या है? 3,5। इवेंट ई क्या है? 3,5। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए ये जो 3 और 5 है ना, ये तो इवेंट ई हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये है इवेंट ई। ठीक है, ये इवेंट ई है जी, है ना, ये लिख दिया यहाँ पे, ये है हमारा इवेंट ई। ठीक है, तो यार ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना, ई को छोड़ के जो बच गया, ई को छोड़ के जो बच गया, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को ध्यान से देखें। ई को छोड़ के ये जो बच गया है ना, ई को हटा दिया मैंने, ई को हटा दिया मैंने, ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको बोलेंगे यार ई कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? ई कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस पोर्शन इज ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां से नोटिस कर सकते हैं अपन, देखिए डायग्राम वापस बना लेते हैं। अगर मान लो ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है, तो यार ये अगर ई है ना, ये अगर ई है तो ये जो बचा हुआ है ना, ये क्या है? ई कॉम्प्लीमेंट है। बचा हुआ क्या है? ई कॉम्प्लीमेंट है। ई और ई कॉम्प्लीमेंट कभी साथ में नहीं हो सकते। यार एक बात बताओ, होना और ना होना कभी साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, यस और नो कभी इकट्ठा बोल सकते हो क्या आप? यस और नो थोड़ी इकट्ठा बोल सकते हो। ठीक है, तो ई और ई कॉम्प्लीमेंट कभी साथ नहीं हो सकते। तो ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ई और ई कॉम्प्लीमेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है जी, और है ना, ये कभी साथ नहीं हो सकते। ठीक है, ई और ई कॉम्प्लीमेंट एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि दोनों को मिला दोगे सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट, ई और ई कॉम्प्लीमेंट को मिला दोगे ना आप, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं भाई, ये आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, आप अगर ई और ई कॉम्प्लीमेंट को मिला दोगे तो बन जाएगा सैंपल स्पेस। इसी बात को यूं लिख दें कि ई और ई कॉम्प्लीमेंट को मिला दिया मैंने, ई और ई कॉम्प्लीमेंट को मैंने मिला दिया तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यार सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इस पूरे सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये तो 1 है। तो एक बात तय है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये बात आपको समझनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ये 1 होनी चाहिए। इसको यूं भी लिख सकते हैं यार कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कभी निकालनी हो ना तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दीजिए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालनी है तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दीजिए। ठीक है यार, ये दो फॉर्मूले तो कम से कम जो है ना याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी निकालने में बड़ा काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी के अभी इसको याद कर लीजिए। करेक्ट है जी। तो यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट में रिलेशन आपको समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट समझ में आ गया होगा। एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, उसकी पूरी कहानी एकदम आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यूनियन ऑफ, यूनियन की बात करते हैं ना, यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स के यूनियन की बात करते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो मैंने वही ले लिया, अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड वंस। ठीक है, एक तो है इवेंट E1 और एक है इवेंट E2।
इवेंट ई है, इवन है अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। इवेंट E2 है अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर। ध्यान से देखना, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। इवेंट E1 है अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर और इवेंट E2 है अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होता है सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला सेट हो गया। इवेंट E1 है इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर का आना मतलब इवन इवेंट में कौन से एलिमेंट्स हो गए 2, 4, 6। और इवेंट E2 है प्राइम नंबर का आना, प्राइम नंबर का आना। प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई 2, 3, 5, है ना। अगर अपन वेन डायग्राम में बातों को एनालाइज करें तो देखिए जरा, ये तो सैंपल स्पेस हो गया, है ना, 1, 2, ठीक है, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, करेक्ट है जी। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। 1 जो है ना, 1 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 1 यहाँ वहाँ लिख दिया, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा 2, 6 को भी इधर लिख लेते हैं, 6 को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये 2, 3, 4, 5, 6 को 2, 3, 4, 5 जो है ना, इसको थोड़ा और मजेदार तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख दो, 2 इधर 3 लिख देते हैं, इधर 4 लिख देते हैं, इधर 5, इधर 6, है ना, मजा आएगा। ठीक है, 2 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैसे लिख दो। अच्छा 6 वापस लिख दिया क्या, 6 को वापस क्यों लिख दिया भाई मैंने, है ना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करेक्ट है जी। अरे समझ में आ गया क्या। तो सैंपल स्पेस तो ये हो गया पूरा। अब इवेंट E1 को एनालाइज करते हैं। इवेंट E1 क्या है 2, 4, 6। तो इवेंट E1 को देखोगे तो यार ये समझ में आ गया, ये हमारा इवेंट E1 है, ठीक है ना, 2, 4, 6। इवेंट E2 को देखोगे 2, 3, 5, तो यार ये देखिए ये इवेंट E2 हो गया 2, 3, 5, ठीक है। मेरे को इवेंट E1 और इवेंट E2 का यूनियन करना है, तो क्या होगा, इवेंट E1 और इवेंट E2 का अगर यूनियन करना चाहें तो यार यूनियन करना आपने सीखा तो है, सेट्स में बिल्कुल सीखा है हमने यूनियन करना। जब आप यूनियन कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएगा। मतलब यूनियन का मतलब है ये पूरा रीजन की बात करना, यूनियन का मतलब है इस पूरे रीजन की बात करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और हमने एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स भी सीखी थी ना, सेट्स में एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स क्या होती है कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 यूनियन E2, है ना, ये थ्योरम हमको मालूम है सेट्स में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 यूनियन E2 दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है ना। ये तो हमको मालूम है ना, वी नो दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 यूनियन E2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिवाइड कर दिया एक खास वैल्यू से, दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया एक खास वैल्यू से, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस NS। डिवाइड किससे कर दिया, NS से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यार नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस करोगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकल के आ जाएगी। तो इस टर्म को ध्यान से देखो आप, ये वाली टर्म को, ये हो गई प्रोबेबिलिटी, हो गई किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ये प्रोबेबिलिटी हो गई E1 यूनियन E2 की। किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, E1 यूनियन E2 की। तो यार यहाँ पे देखिए ध्यान से समझने की बात है, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखिए आप, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको देखें
तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसको देखोगे तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। और इसको देखोगे तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। तो यहां से आप देख के लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। वेरी इंटरेस्टिंग। इसको बोलते हैं यार एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स थी, वैसे ही दिस इज नोन एज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं इसको? एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात बताइए, अगर मान लो E1 एंड E2, इफ E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो, ठीक है। तो अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, जैसे यहां पे तो E1 है और यहां पे E2 है, कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। तो कॉमन कुछ नहीं होगा ना, तो E1 इंटरसेक्शन E2 तो नल सेट आएगा ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ये 0 हो जाएगी। इनके कोई चीज कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो 0 हो जाएगी। तो यार ये अगर 0 हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होता है। और इस बात का कन्वर्स भी सही है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। बात समझ में आ गई ना? अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा हो तो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो यार ये वाली बात भी अपने को याद रखनी है, ठीक है ना। इफ E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना, if E1 and E2 are two mutually exclusive events, then probability of E1 union E2 is equal to probability of E1 plus probability of E2, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। यहाँ पे यार देखिए कुछ चीज़ें बता दूं आपको मैं। सिंबल्स की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है मैथ्स में। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई अगर कोई A यूनियन B लिख दे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिख दे, या फिर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B लिख दे, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B लिख दे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B लिख दे, यार इन सारी बातों का मीनिंग ना एक ही होता है। दे ऑल आर सेम थिंग। एक ही माया के कई नाम हैं, ठीक है। दे ऑल आर सेम थिंग। दे ऑल आर सेम थिंग। सेम ही चीज है। क्लियर है ना यार? आई होप आपको यूनियन का फंडा एकदम क्लियर होगा। अब इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो इवेंट्स की बात हो गई है ना।
ये बात किसकी हो गई, दो इवेंट्स की बात हो गई, ठीक है। एडिशन थ्योरम दो इवेंट्स में समझ में आ गई अपने को, ठीक है ना। यार दो से ज्यादा इवेंट्स भी होना तो भी जैसे सेट्स में एडिशन थ्योरम होती थी, बिल्कुल यूं की प्रोबेबिलिटी में भी एडिशन थ्योरम आप लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंटरसेक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स जो है ना, दिस इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन देख लेते हैं, है ना। डिनोटेड बाय एक इवेंट E1 है, दूसरा E2 है ना। तो ऐसे डिनोट करते हैं E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है ना, E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। अब इसको U भी डिनोट कर सकते हो यार, E1 बीच में डॉट लगा देते हैं एक, है ना, और कुछ लोग इसको यूं भी लिख देते हैं E1 एंड E2, और कुछ लोग इसको यूं भी लिख देते हैं बोथ E1 एंड E2। ये डिफरेंट सिंबल्स है ना, कोई भी सिंबल मिल जाए, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि मैथ्स इज अ गेम ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स, ठीक है। सिंबल्स का जानना उतना ही जरूरी है जितना नंबर्स का जानना जरूरी है, ठीक है। तो यार कुछ भी लिखा हो समझ जाना E1 इंटरसेक्शन E2 की बात की गई है, ठीक है। और यार इसको वेन डायग्राम से आप यूं समझ सकते हैं कि ये सैंपल स्पेस S है, ठीक है। यहाँ पे ये इवेंट E1 है और ये इवेंट E2 है ना। ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है ना। ये E1 है, ये E2 है। तो ये वाला जो स्पेस है ना यार, जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं, इस रीजन को बोला जाता है E1 इंटरसेक्शन E2। मालूम भी है आप लोगों को, इस रीजन को क्या बोलते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2। क्लियर है ना। तो यार E1 इंटरसेक्शन E2 कैसे निकालते, देखिए मैं अगर बोल दूं आपको कि एक एक्सपेरिमेंट है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है सोचो जरा, अ डाइस इज रोल्ड वंस ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड वंस, एक डाइस को रोल कर दिया, ठीक है। अब एक इवेंट है E1, इवेंट E1 है अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है। दूसरा है इवेंट E2 अकरेंस ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। आपसे कोई पूछे फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, है ना, ये चीज है, आप E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यार बड़ा सिंपल है, सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स एकदम क्लियर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इवेंट E1 की बात करें, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, 2 4 6। फिर है अकरेंस ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, ठीक है ना। जो नंबर्स प्राइम नहीं होते उनको कॉम्पोजिट नंबर्स बोला जाता है। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन हो गया यार, अच्छा वन बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। आपको बता दूं 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, तो 1 भी कॉम्पोजिट नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 कॉम्पोजिट है और 6 कॉम्पोजिट है, ठीक है। आपको बता दूं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, नॉर कॉम्पोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, E1 और E2 का ना इंटरसेक्शन ले ले, E1 और E2 का इंटरसेक्शन ले लो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 4,6, 4,6, है ना। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ना E1 इंटरसेक्शन E2 की,
तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए E1 इंटरसेक्शन E2 में। मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसके फेवर में कितने एलिमेंट्स है वो चाहिए, और टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस के चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E2 के कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पे देखिए 2 एलिमेंट्स हैं। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 1/3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बड़ा सिंपल है दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि अगर यहां पे कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करें तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो यार ये था अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इन सारी बातों के अलावा क्वेश्चन सोल्विंग में आपको सेट थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। सेट थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको सेट्स की नॉलेज अगर है और ये प्रोबेबिलिटी की नॉलेज है तो यार आप बेसिक प्रोबेबिलिटी में तो नहीं अटकने वाले हो। ठीक है, इसके बाद रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी डिस्कस्ड इन क्लास 12 सिलेबस। ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी will be discussed in क्लास 12th सिलेबस। क्लास 12th के सिलेबस में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन क्लास 12th सिलेबस। ये भी मैं क्लास 12th के सिलेबस में डिटेल में करवाता हूं। एक्सियोमेटिक डेफिनेशन will be covered in class 12th। ठीक है, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो अभ्यास सेशन में करवा दी जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस अभ्यास सेशन। प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस की बात करें, हमने थ्योरी कवर कर ली है, वो अभ्यास सेशन में कवर करवा दी जाएगी। करेक्ट है जी, इसमें कवर करा दी जाएगी, अभ्यास सेशन में करवा दी जाएगी। ठीक है, मुझको टाइम मिला तो मैं कभी आगे सिलेबस खत्म होने के बाद एक आध प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेशन भी ले लूंगा, नहीं तो सर अभ्यास सेशन में तो आपको करवाएंगे। ठीक है, तो यार आज के सेशन में इतना ही, चलने का वक्त हो चुका है। प्रोबेबिलिटी को हमने बारीकी से समझने की कोशिश की है। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आई होप हमारे कवर हो गए हैं। आपको समझ आ गए हो तो कमेंट करके, धमाधम कमेंट करके, भन्नाट तरीके से कमेंट करके मुझे बता दें यार कि आपको सारे बेसिक्स समझ में आ गए हैं या नहीं। आज के सेशन में इतना ही। एक लंबी सी मुस्कान के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।